तो आज देखते हैं सल्तनत कालीन संगीत कला। तो संगीत कला में देखिए सामान्यतः इस्लाम में संगीत को हतोत्साहित ही किया गया है, परंतु सल्तनत और क्षेत्रीय शासकों के अधीन संगीत को संरक्षण मिला और उसकी क्रमिक रूप में प्रगति होती रही। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक महान संगीतकार हुआ करते थे जो देवगिरी से आए हुए थे और उनका नाम गोपाल नायक था। फिर भी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का अपना जो सर्वश्रेष्ठ संगीतकार वो स्वयं अमीर खुसरो ही रहा था। अमीर खुसरो की बात करें तो जैसे कि ईरानी धुनों का उस ज्ञाता था, लेकिन फिर भी वो भारतीय संगीतों की धुन को सुना करता था, इसलिए क्योंकि उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित था और यहाँ तक कहता था कि भारतीय संगीत मानव तो मानव पशुओं को भी मदहोश करने की क्षमता रखता है। अमीर खुसरो की बातों को देखें तो आगे पता चलेगा कि ईरान और भारतीय धुन को मिलाकर एक नया धुन का विकास भी किया था उन्होंने, जिसमें जिलप, सरपदा और साजगिरी प्रमुख है। जिलप, सरपदा, साजगिरी। और आगे हम लोग देखेंगे तो हिंदुस्तान संगीत का जो जनक है ना वो भी अमीर खुसरो ही मतलब रहे हैं, उन्हीं को माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो ईरानी प्रभाव के कारण ही संगीत की जो हिंदुस्तान शैली है वो बन पाई और उसमें एक्चुअली ईरानी धुन और भारतीय धुन दोनों मिल के नया धुन बना और उसी को हिंदुस्तानी संगीत कला कहा गया। और भारत की जो कर्नाटक शैली है उससे अलग होने का कारण भी यही रहा था। आगे हम लोग ये देख लिए कि उनके अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है अमीर खुसरो की क्या स्थिति थी और अमीर खुसरो किस प्रकार से चीज़ों को भारतीय धुनों की प्रशंसा करते थे और भारतीय ईरानी धुनों को मिला के हिंदुस्तानी संगीत किस प्रकार से डेवलप किया अलाउद्दीन खिलजी के समय। फिर मोहम्मद बिन तुगलक और फिर फिरोज शाह तुगलक के समय में भी संगीत को संरक्षण मिला था। बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक जो है धार्मिक दृष्टि से बहुत ही रूढ़िवादी था। वो इस्लाम को बहुत ज़्यादा, इस्लामिक शरीयत को पुनर्स्थापित करने का काम कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे संगीत में रुचि थी और उसके काल में संगीत पर कई संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी किया गया था। जैसे संगीत पर एक राग दर्पण नामक ग्रंथ थी, ठीक है ना, तो वो भी मतलब फारसी में अनुवादित हुई। उसका संकलन फिरोज शाह तुगलक के काल में ही देखा गया। आगे हम लोग ये शासक ये देख लिए मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी की भूमिका, उसके समय की भूमिका। आगे हम लोग भक्ति और सूफी का देखते हैं। तो सूफी का भी एक विशेष योगदान रहा है संगीत के विकास में, क्योंकि सूफी जो खानकाह हुआ करते थे वहाँ पर संगीतों की दो भिन्न शैलियाँ विकसित हुई थी, गज़ल और कव्वाली। गज़ल एक्चुअली एक वो चीज़ होता है जिसका अर्थ ही होता है कि किसी भी प्रिय व्यक्ति से जो निजी वार्तालाप करने का एक भाव होता है उसी को गज़ल कहा जाता है। और अगर वही प्रिय व्यक्ति अगर आपका ईश्वर है तो उसे आध्यात्मिक गज़ल कहा जा सकता है, ठीक है ना। और उसके बाद एक कव्वाली है। कव्वाली को बोला जाता है कि अगर वही निजी वार्तालाप अगर आपका सामूहिक रूप ले लेता है तो उसे कव्वाली कहेंगे। तो गज़ल और कव्वाली संगीत की दो प्रमुख शैलियाँ थी जो सूफी खानकाहों में विकसित हुई थी। ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय जो राज्य थे उस समय तत्कालीन समय में उन्होंने भी संगीत को काफ़ी संरक्षण दिया। जैसे कि जौनपुर के एक शासक थे इब्राहिम शाह, उन्होंने गायकों को संरक्षण दिया था। उसी का एक उत्तराधिकारी हुआ था हुसैन शाह सरकी, उन्होंने संगीत कला की जो ख्याल शैली है उसको विकसित किया था। और आगे अगर देखा जाए तो गुजरात में भी विद्वानों का एक समूह था जिन्होंने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा था गुन्यात उल मुन्या नाम से। ग्वालियर के राजपूत मान सिंह तोमर ने भी संगीत पे काफ़ी रुचि दिखाई थी और उसके काल में भी संगीत पर मान कौतूहल की जो है रचना की गई थी। तो बेसिकली अगर हम लोग देखा जाए तो ये मान कौतूहल एक है जिसको कहा जा सकता है। उसके बाद गुन्यात उल मुन्या है जो गुजरात के विद्वान थे। मान कौतूहल मान सिंह के काल में हुआ है। और अभी हम लोग देखें जौनपुर के शासक जो थे हुसैन शाह सरकी के दौरान ख्याल जो शैली है उसका विकास हुआ। तो ये बेसिक चीज़ें हैं क्षेत्रीय राज्यों के द्वारा। तो तीन प्रकार से संगीतों का यहाँ पर संरक्षण हुआ, शासकों के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, फिर सूफी खानकाहों के द्वारा गज़ल और कव्वाली,
और क्षेत्रीय जो राज्य हैं उसमें जौनपुर रहे, गुजरात के विद्वान रहे, और आपके राजपूत शासक मान सिंह तोमर रहे थे। ये